हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं जो बिहार बोर्ड में चलता है। और यह 6 क्लास का बुक है जिसमें हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। पहला अध्याय अपलोड कर दिया गया है, हालांकि वो कुछ खास नहीं था। अभी जो दूसरा अध्याय है यहाँ से मतलब कि समझिए कि स्टार्ट होता है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, यह सब चैप्टर आप हो सकता है एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे, लेकिन हमारा काम है कि हम सारे जितने भी पढ़ने का ज़रूरत है हम लोगों को सब कुछ पढ़ के जाएं। तो चलिए देखते हैं हजारों साल पहले क्या हुआ और कैसे पता लगाएं। कल क्या हुआ यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ यह हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारियाँ हमें इतिहास से मिलती है। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए गए हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रकार में कहीं भी बाधा नहीं बनते। तो 3 भागों में इसको बांट दिया गया है, 3 कालखंडों में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषता होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी से पूर्वार्ध मतलब कि 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिए का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तक शहरों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। तो देखिए ऐतिहासिक काल में क्या है, भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से है। यह 8वीं शताब्दी पूर्वार्ध यानी कि 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक निर्धारित किया जाता है। इसके आरंभिक चरण को ऐतिहासिक मतलब पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, यानी शुरू का जो समय रहा है उसको पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, जिसमें पूर्व ऐतिहासिक काल में क्या है, इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिए का उपयोग सीखा था, खेती पशुपालन सीखा था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य यानी 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसके साथ दूसरे प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 3 काल था हमारे पास, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, तो प्राचीन काल कब तक है, तो प्राचीन काल जो है
750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया, ठीक है, यानी कि 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक 750 ईस्वी तक, ठीक है। अब इसमें जो है शुरू का जो है काल, ठीक है, ईसा पूर्व वाला जो काल है वो सबको हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, मतलब बहुत पुराना पाषाण काल वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें लोगों ने क्या सीखा, उसमें सीखा आग कैसे जलाते हैं, पहिए का आविष्कार, खेती, पशुपालन, ये सब जिस टाइम हो रहा था उसको पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। इतिहास तब से शुरू हो जाता है जब हम लोग, मतलब समझिए तो सिंधु सभ्यता से शुरू हो जाता है इतिहास, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग लेंगे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब चीज़ इतिहास का समय है। पूर्व ऐतिहासिक काल उसको कहेंगे जिसमें मनुष्य आग जलाना, पहिए बनाना, ठीक है, ये सब चीज़ सीख रहा था, खेती, पशुपालन, ये सब चीज़ जब सीख रहा था तो उसको पूर्व ऐतिहासिक काल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यह ऐतिहासिक काल मतलब प्राचीन इतिहास कहाँ तक चलता है, तो वह 750 ईस्वी तक चलता है। 750 से लेकर लगभग समझिए तो 18वीं शताब्दी तक, यानी कि 1800 तक 1800 तक, हाँ, तो 1800 तक क्या चल रहा है, मध्य चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, नए नए विचार आना शुरू हुए, इस्लाम धर्म का विचार मतलब कि आगमन शुरू हुआ। तो इस्लाम धर्म जब से आना शुरू हो गया उसको कहेंगे फिर आधुनिक काल, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इस्लाम के माध्यम से, यहाँ देखिए, इस्लाम के माध्यम से नई विचार का आगमन हुआ और पुनः भारत में एक विशाल साम्राज्य का गठन स्थापित हुआ, ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स आने लगे थे। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। तो आधुनिक काल का प्रारंभ कब से हुआ, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, यानी कि 1750 के बाद, जब पश्चिमी देश के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई, यानी कि ब्रिटिशर्स, यानी कि समझिए कि यूरोप के लोग जब यहाँ आने लगे। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आगमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यही नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। तो वो लोग क्या चाहते थे कि जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उनको मतलब ले जाएं यहाँ से और उनका लाभ प्राप्त करें। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। यह जो यूरोप के लोग यहाँ आकर राज कर रहे थे उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमज़ोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है, ठीक है। यानी कि कोई बड़ा देश है वह छोटे देश पर शासन करना शुरू कर देता है, इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जागी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित था। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1857 में जो एक क्रांति हुई, तो वहाँ से हम लोग देखते हैं कि लोग सक्रिय हो गए थे कि अब हम लोगों को अपने औपनिवेशिक सत्ता से को बाहर फेंकना है। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नए संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। तो 1947 में क्या हुआ, वहाँ पर भी शासन तो हो रहा था किसी का, लेकिन अपने ही लोग थे, ठीक है, बाहर के लोग नहीं थे, और वो हमारा शोषण नहीं कर रहे थे, थोड़ा बहुत कर रहे थे, ज़्यादा नहीं कर रहे थे, ठीक है, जितना अंग्रेज कर रहे हैं। यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह जो काल था, यानी जब यूरोप के लोग आए हुए थे हम पर शासन करने के लिए, तो उस काल को क्या कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। तो पहला स्रोत कौन सा है? अतीत में लिखी गई पुस्तक। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यता, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है, ठीक है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण इसे पांडुलिपि कही जाती है। इसको पांडुलिपि क्यों कहा जाता है? पांडु मतलब हाथ होता है और इसीलिए इसको मतलब हाथ से लिखा होता है तो इस लोग पांडुलिपि कहते थे। यह पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी हुई मिलती है, ठीक है। तो ये हम लोग NCERT वाले में भी पढ़े थे कि इसे क्या ताड़पत्र अथवा भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो ताड़पत्रों और भोजपत्र क्या था? हिमाचल से आता था, ठीक है। बहुत सी पांडुलिपि अब नष्ट हो चुकी है क्योंकि वह ताड़पत्रों पर लिखा हो रहेगा तो वो तो नष्ट हो ही जाएगा। कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित है। पटना की
खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुर के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित है। तो यह जो पटना का जो बताया गया है, खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुर के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियां संग्रहित है। तो इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग SCERT बुक इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोगों को बिहार का नॉलेज मिल सके, क्योंकि बाकी चीज़ें हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग NCERT में भी पढ़ते हैं। ये ताड़पत्र, भोजपत्र, ये सब हम लोग क्या है NCERT में पढ़ते हैं। लेकिन NCERT में पटना वाला बात नहीं लिखा होता है। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुर के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में अनेक पांडुलिपि सुरक्षित है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपि देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि, इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़ में है। तो बहुत सारा क्या है, 4 भाषाओं में है, संस्कृत, प्राकृत, तमिल और कन्नड़। संस्कृत में सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, सबसे पहली चीज़, पहला आप याद रखेंगे ये पटना वाला चीज़, ठीक है, ये पूरा लाइन आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये ताड़पत्र और भोजपत्र वाला भी याद रखेंगे कि ताड़पत्र और भोजपत्र में लिखा होता था, हाथों से लिखे होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते थे, ठीक है। चलिए, और कौन कौन सी भाषा में लिखा हो रहता था, तो संस्कृत, प्राकृत, तमिल और कन्नड़। चलिए आगे देखते हैं। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। तो ये लिखित साक्ष्य तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ अभिलेख भी है, मतलब पुस्तक तो हैं ही, उसके बाद अभिलेख भी है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीली औजार से उत्कीर्ण किए होते थे, मतलब कि उसको खोद कर बनाया जाता, ठीक है। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेशों और उपलब्धियां वर्णित, इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ठीक है। जहां पर ज़्यादा लोग आते जाते थे वह देख के पढ़ सके कि उसमें क्या लिखा हुआ है, वैसी जगह पर लगाया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से हमें अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। तो इस तरह का भी बहुत सारा वस्तु है जिसमें इमारत के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र, सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है। इन सब वस्तुओं को क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहलाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इसे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा। डॉक्टर स्पूनर ने क्या किया था, पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई किया, चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल से स्तंभ निकाला, उसमें बैलों के टुकड़े, सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो लोग सोने का बैल बनवा सकता है तो वो कितना समृद्ध लोग होंगे। इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्वों से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या करते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो सिक्का किसके द्वारा जारी करवाया जाता था, शासक के द्वारा। कोई राजकीय चिन्ह होता था, धार्मिक चिन्ह होता था, बहुत सारी मतलब कोई लिपि लिखा हुआ होता था, ठीक है। मुद्रा शास्त्र किसको कहते हैं, सिक्कों का अध्ययन।
खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वह है रेडियो कार्बन विधि यानी कार्बन 14 पद्धति। तो आपसे पूछा जा सकता है कार्बन 14 पद्धति क्या है, तो बता दीजिएगा कि खुदाई में जो वस्तुएं मिली है उसका समय निर्धारण करने के लिए यूज़ किया जाता है रेडियो कार्बन विधि। ठीक है, तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधे जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। ठीक है, तो एक रेशियो होता है कि जिंदा व्यक्ति में कितना कार्बन 14 होगा और धीरे धीरे जब वो मरने लगते हैं, मतलब मर जाते हैं, तो वह धीरे धीरे कार्बन 14 निकलता जाता है उसके शरीर से, या शरीर या जो भी चीज़ें हैं जीवित चीज़ें जो भी है, तो उसके रेशियो के आधार पर डिसाइड करते हैं कि अच्छा मतलब अगर इतना निकल चुका है तो कितना टाइम हुआ होगा। ठीक है, मान लीजिए कि जिंदा आदमी के शरीर में 10 कार्बन 14 था। ठीक है, अब जो व्यक्ति मान लीजिए 8 है तो आप कहेंगे कि अच्छा अभी कुछ ही दिन पहले मरा है या कुछ ही दिन पहले यह ख़त्म हुआ है। अगर किसी में 5 है तो कहेंगे बहुत टाइम हो गया, किसी में देखेंगे कि 2 है तो और भी ज़्यादा टाइम हो गया। जब कोई मर जाता है तो वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। ठीक है, मतलब कि वह कार्बन 14 और ज़्यादा लेता नहीं है बल्कि वह खोता रहता है। ठीक है, भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा को पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। ठीक है, तो यह आपसे कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तिथियों का मतलब, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। याद रखिएगा, विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह जब जन्म लिए थे उस टाइम से शुरू कर दिए कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इस तरह से 2000 साल हो गया, मतलब 2000 से ज़्यादा हो गया। इसमें ईसा मसीह के जीवन को शून्य माना जाता है। जब वह जन्म लिए तब वह शून्य माना जाता है। उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC लिखा होता है, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट तब तक जन्म नहीं लिए थे। हिंदी में ईसा पूर्व अर्थात ईसा के जन्म से पहले। इस प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जैसे यदि कहीं 2009 AD एनो डोमिनी लिखा जाता है, AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, लिखा देखते हैं तो इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2009वें वर्ष से है। इसी प्रकार यदि कहीं 25,000 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले के समय के बारे में बात कर रहा है। तिथि निर्धारण के इस ग्राफ को समझा जाए तो ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले, AD ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो देखिए यहाँ 01 दे दिया है, यहाँ पर ईसा मसीह जन्म ले लिए थे। इसके बाद का जो भी समय है वह बाद का समय यानी AD, इसके पहले का समय BC। ठीक है, आगे देखते हैं भौगोलिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगल से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ से तराई के जंगल से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए, यानी कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश हो गया, तराई का जंगल वाला हो गया, और हिमालय का जो भी शिखर है यानी कि कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। यह हो गया उत्तर का मैदान। जो पहले तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश आ गया, उसमें क्या है उत्तर का, उसके बाद दूसरा क्या है उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले पर्वतीय प्रदेश आया, उसके बाद क्या आया, मैदान आया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर पहले यह पर्वतीय प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पर मैदान है जो उपजाऊ भूमि है उसका क्षेत्र आता है। ठीक है, इससे सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों की सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। दक्षिण का पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। उत्तर में क्या है,
नर्मदा ताप्ती नदी बहती। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भाग को दक्षिण भाग से पृथक करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण का पठार है और दक्षिण के पठार के यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ सतपुड़ा पहाड़ी है जो उत्तर और दक्षिण को पृथक करती है। ठीक है, सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा प्रदेश मिले हैं। ठीक है, तो उसके बाद दक्षिण में क्या है, एक तो हो गया पठारी क्षेत्र, उसके बाद मैदान क्षेत्र जो है दक्षिण का मैदान वाला क्षेत्र जहाँ पर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी का उपजाऊ डेल्टा प्रदेश है। तो 4 भागों में देख लिए। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया, उत्तर का मैदानी क्षेत्र हो गया, दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो गया और दक्षिण का मैदानी क्षेत्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तरी सीमा क्या है, उत्तरी सीमा पर जो पर्वत है वह भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे हैं जैसे खैबर, बोलन और गोमल दर्रा। ठीक है, तो ये दर्रा याद रखिएगा, तीनों दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है। तो खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा। ठीक है, इससे क्या होता है, ईरान और अफगानिस्तान के साथ संबंध बना रहता है। दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है जहाँ लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। तो इधर बलूचिस्तान के तरफ, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यानी पाकिस्तान बलूचिस्तान की तरफ मेहरगढ़ नाम का स्थान है जहाँ पर 6000 वर्ष पूर्व क्या होता था, गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। भेड़, बकरियां तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही सिंधु एवं इनकी सहायक नदियाँ बहती थी। सहायक नदियाँ आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 साल पहले इन नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, तो 4700 आज से 4700 वर्ष पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, नगरीय सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम यहाँ की आदिवासी मानव समूह की पहचान है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में क्या, गारो, खासी, जयंतिया तो जानते थे, एक मिसमी और नागा पहाड़ी भी याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है, एक विभाजक रेखा है विंध्य के पर्वत। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफना कर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। तो विंध्य के दक्षिण में, ठीक है, विंध्य के दक्षिण में कहाँ पर, ये मान लीजिए विंध्य है, इधर दक्षिण में ब्रह्मगिरी के स्थल पर 3000 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। महापाषाणी संस्कृति है क्या, कि मृतकों को दफना दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ मृतक को दफना दिया, उसके चारों ओर पत्थर लगा दिया जाता था, बहुत सारा डिज़ाइनदार तरीके से पत्थर लगाया जाता था। ठीक है, इस तरह बड़ा बड़ा इस तरीके से, तो इसको महापाषाणी संस्कृति कहते हैं। तो यह कहाँ पर है, विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिवा एवं चोपानी मांडो ऐसा स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल, धान उपजाया जाता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, विंध्य पहाड़ियों को उत्तर पूर्व में, विंध्य पहाड़ी है उत्तर पूर्व कौन सा हो जाएगा, ये है उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी के पश्चिम में, ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ मान लीजिए ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो इसके पश्चिम में यानी इधर यहीं पर ब्रह्मपुत्रा नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती है। ठीक है, तो गंगा नदियाँ कहाँ बहती है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, बहती है विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिवा। तो याद रखिएगा, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिवा एवं
चोपानी मांडो, कोल्डिवा का नाम तो सुने होंगे आप, लेकिन चोपानी मांडो हम तो इसका नाम पहले नहीं सुने थे, यहीं पर मतलब कि इसके अलावा कहीं और नहीं सुने हैं। चोपानी मांडो ऐसा स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल धान उपजाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। बिंद पहाड़ी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये बिंद पहाड़ी है, इसके उत्तर में यहाँ पर, ठीक है। कौन सा जगह है? कोल्डिवा और चोपानी मांडो, जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। उत्तर भारत में बहने वाली गंगा नदी के दक्षिण में कौन सा जगह है? मगध नाम से जाना जाता था, सोन नदी के आसपास, ठीक है। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय यानी कि खरीद बिक्री करते थे। इसके अलावे लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी बोलन एवं गोमल के रास्ते से, ये जो खैबर, बोलन और गोमल के रास्ते से भारत आते थे। इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हुई। देश का नाम कैसे पड़ा देख लेते हैं। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। यानी कि सिंधु नदी को कहा, क्या कहा? हिंदोस या इंडोस कहा, ठीक है। और उसके पूर्व में जो भी प्रदेश स्थित है, जो भूमि क्षेत्र स्थित है, यह सिंधु नदी है। इसके पूर्व में जो जगह है उसको क्या कह रहा है? उसको कहा, इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंदी और हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति के कारण था, ठीक है। तो यह इंडिया शब्द किसने दिया है? तो ईरानियों और यूनानियों ने दिया है, ठीक है। हिंदुस्तान या हिंद शब्द किसने दिया है? तो फारसी में यही शब्द जो है हिंदी या हिंदुस्तान के नाम की उत्पत्ति का कारण है। इस तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद यानी कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। तो एक माना जाता था कि उस उत्तर पश्चिम क्षेत्र किसको कहेंगे? ये मान लीजिए भारत है, यहाँ पर एक माना जाता था कि भारत नाम का कबीला था, ठीक है। मतलब मानव समूह था, कबीला था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। ऋग्वेद कब लिखा गया है? 1500 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो उसमें मिलता है और उसी के नाम पर भरत कबीला के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। अतः प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत एवं मानव जीवन कैसा था? प्रारंभिक समाज कैसा था? इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ? यह सब आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ें एक बार ये देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। अगर आप नहीं चाहते पूरा चैप्टर पढ़ना तो 5 मिनट में ये रिवीजन भी कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि 3 कालखंडों में बांट दिया गया है, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। तो प्राचीन कब किसको कहते हैं? प्राचीन कहते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हो रहा है, ठीक है। प्राचीन मतलब समझिए 750 ईस्वी तक, उससे पहले जितना भी ये सब प्राचीन है, ठीक है। कब से? 750 ईस्वी तक, ठीक है। और सिंधु घाटी से पहले वाला को कह देंगे पूर्व प्राचीन, ठीक है। मतलब पूर्व ऐतिहासिक काल, इतिहास से भी पहले का। इतिहास किसको कहते हैं? जब से लिखित साक्ष्य मिले। तो लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, तो वहाँ से हम लोग कहेंगे उसको इतिहास कहेंगे। तो वह इतिहास भी है, तो किसको, कौन सा इतिहास है? तो यह प्राचीन इतिहास है, ठीक है। 700 से लेके लगभग 1750 तक मध्य
मध्य इतिहास कहेंगे, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद कहेंगे आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास उसको कहेंगे जिसमें आधुनिक इतिहास जब इस्लाम धर्म का मतलब कि इस्लाम का आगमन शुरू हो गया और इस तरह की चीज़ें, तो उसको हम कहेंगे आधुनिक काल कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलता है कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब कमज़ोर जो ताकतवर देश होता है वो कमज़ोर देश पे कब्जा कर लेता है, उसको उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर पांडुलिपि के बारे में देखे थे कि हाथ से लिखा हुआ होता था, इसलिए उसको पांडुलिपि कहते थे। ताड़पत्र और भोजपत्र में लिखा हुआ होता था। उसके बाद देखे थे कि पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुर के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में एक ऐसी पांडुलिपि सुरक्षित है, तो यह वाला याद रखिएगा। उसके बाद कौन कौन सी भाषा में लिखा होता, तो यह संस्कृत, प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़ में लिखा होता था। उसके बाद अभिलेख के बारे में देखे थे कि अभिलेख पर भी उत्कीर्ण करके चीज़ों को लिखा जाता था और उसको बहुत सारे लोग जहाँ पर रहते थे उस जगह पर लगाया जाता था। उसके बाद बहुत सारे ईंट से बनी इमारत के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र, ये सब मिले हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं और इनको पढ़ने वाले लोगों को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। उसके बाद अगला याद रखिएगा डॉक्टर स्पूनर, ये पीला बॉक्स में जो लिखा हुआ जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई कर चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल से एक स्तंभ निकाला जिसमें सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो इससे माना जाता है कि यह कितना भव्य और समृद्ध समाज होगा, ठीक है। उसके बाद रेडियो कार्बन पद्धति के बारे में देखे थे कि कोई भी टाइमिंग अगर हमको निर्धारित करना है कि यह जो चीज़ मिला है यह कितना पुराना है, तो उसको हम रेडियो कार्बन विधि से पता करते हैं। और यह तरीका क्या होता था रेडियो कार्बन विधि निर्धारित करने का? तो जब कोई इंसान जिंदा होता है, इंसान या जो भी जीवित चीज़ें हैं, जीवाश्म वाली चीज़ें, तो वह जब जिंदा होता है तो वह कार्बन 14 जो होता है वह इन्वायरमेंट से लेता रहता है, ठीक है। लेकिन जब वह मृत हो जाता है तो कार्बन 14 वो लेता नहीं है बल्कि निकलता जाता है उसके शरीर या जो भी उसका है उससे वह निकलता जाता है, ठीक है। तो उसी के रेशियो पे देखते हैं कि कितना पुराना है वो चीज़, ठीक है। तिथियों का हम लोग देखे थे कि ईसा पूर्व और मतलब कि जो हमारे जीरो को मान लिया गया था, ईसा मसीह के जन्म के टाइम में जीरो मान लिया गया था और उसके बाद के टाइम को एडी बोला गया, यानी एनो डोमिनी या ईसा के जन्म के बाद, और ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी बोला गया, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। भौगोलिक पृष्ठभूमि में 4 प्रदेश देखे थे। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र जिसमें जो तराई के जंगल से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक जाता है, कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम, ये सब प्रदेश आते हैं। उत्तर का मैदान जो उपजाऊ भूमि अधिक पैदावार देता है, सिंधु, गंगा, यमुना सहायक नदियों का जो क्षेत्र है उसको सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी कहते हैं। दक्षिण का पठार जो है वह नर्मदा, ताप्ती नदी उसमें बहती है और विंध्य और सतपुरा पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। सुदूर दक्षिण मैदान, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश से मिले हैं। तो 4 क्षेत्रों में बांट दिए। उसके बाद अब देखिए बहुत सारे दर्रे के बारे में हम लोग पढ़े थे कि खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा जो है इसके थ्रू ही हम लोग अफगानिस्तान और ईरान जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़ देखे थे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मेहरगढ़ जैसा स्थान था जहाँ पर 6000 ईसा पूर्व में लोग गेहूं और जौ जैसी फसलें उपजाना प्रारंभ किए थे। भेड़, बकरी, गाय, बैल पशुओं को पालते थे, ठीक है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती थी जहाँ पर क्या था 47 अभी से लेकर 4700 साल पहले यहाँ पर एक सभ्यता थी जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पूर्व में गारो, खासी, जयंता, मिसमी, नागा पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ की आदिवासी मानव समूह की पहचान, मतलब आदिवासी मानव समूह के नाम पर ही पर्वतों का नाम रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिंद के दक्षिण में ब्रह्मगिरी नाम का स्थल है जहाँ पर 3000 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया गया था। उसमें क्या होता था, मृतक को दफना के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे।
उसके बाद विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी के पश्चिम में गंगा है, ठीक है, गंगा तो जान ही रहे हैं कहाँ पर है। उसके बाद याद रखिए कि विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित कोल्डिवा और चोपानी मांडो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर सबसे पहले धान उपजाया गया था, ठीक है। उसके बाद मगध की स्थिति जानते हैं आप, तो यह गंगा के दक्षिण में स्थित है, सोन नदी के किनारे। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण या हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे इसमें देश का नाम कैसे पड़ा है। तो अभी से 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी आए थे जो सिंधु को या तो हिंदोस कहते थे या इंडोस कहते थे, ठीक है, इसी से नाम पड़ा। और सिंधु नदी का नाम पड़ा हिंदोस या इंडोस, और इसके पूर्व में स्थित जो भूमि थी उसको इंडिया कहा गया। फारसी में इसी शब्द को हिंद या हिंदुस्तान कहते हैं। और उसके बाद भारत नाम कैसे पड़ा, तो भारत नाम पड़ा, एक भरत नाम का कबीला था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद लिखा गया था, उसमें किया गया है कि भरत नाम का एक कबीला था, उसी के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।